वेलकम टू वृंदा क्लासेज। तो सिक्स क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक की एनसीईआरटी की कड़ी में हमने सिक्स क्लास से स्टार्ट किया है सोशल साइंस सब्जेक्ट से। और पिछले हमने 3 क्लासेज लिए। हल्का सा मैं और भी बता देता हूँ। फोर्थ क्लास हमारी चल रही है आज। और 3 क्लास में सिक्स क्लास के बच्चों को एक भूगोल का परिचय बताया गया था। और एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा था। मानचित्र पे स्थानों का रूपांतरण निरूपण भी देखा था। अक्षांश देशांतर ध्रुव पढ़े थे हमने। और समय का जो आगे पीछे होना किस तरह से होता है वो भी मैंने समझा दिया था आपको किस तरह होता है। ठीक है। उसके बाद में हम महासागर महाद्वीपीय सिद्धांत तो नहीं पढ़े थे, अभी आपकी जरूरत भी नहीं है। महासागर महाद्वीपीय सिद्धांत किस तरह उत्पत्ति हुई थी, आपको ये कि इस विश्व में कितने महासागर है और कितने महाद्वीप है, इसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर भूगोल में हमने देखा था कि जो पर्वत पठार मैदान है, स्थल रूप है, उनसे संबंधित था। थोड़ा बहुत हमने पर्वतों के बारे में जाना था कि पर्वत कौन कौन से हैं विश्व के प्रमुख। उसके अलावा प्रमुख चोटियां कौन सी है, पठार। और मैदानी भाग है, सर्वाधिक जो हमारे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस मैदानी भाग में निवास करती है, गंगा के मैदान में। मैदानी भाग मतलब नदी के आसपास का मैदान जहां पे नदी द्वारा उपजाऊ मृदा या मिट्टी लाई जाती है। ठीक है, इतना समझिए। अब फोर्थ चैप्टर से इतिहास का परिचय प्रारंभ किया था। इतिहास से परिचय से हमने प्रारंभ किया था इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ लिया था। जो एक तो जो अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, उसके बारे में देखा था। और पंचांग का प्रयोग के हिंदू या सनातन धर्म में पंचांग का प्रयोग भी अच्छी तरह होता है। इसके अलावा अलग अलग धर्मों के सबके अलग अलग कैलेंडर है। फिर हमने जो सीई उसके बारे में देखा था और बीसीई उसके बारे में देखा था। बीसीई तो क्या था, जीरो यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और सीई क्या था, वर्तमान समय। देखिए, जो पुरानी एनसीईआरटी थी, या जो पुराने अभी भी पुराने फैक्टर में पुराने उस तरीके से पढ़े हैं ना, उन लोगों वो बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट वो सारी है ना, वो है बीसी एडी ऐसा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कुछ भी। आपको पूरी एनसीईआरटी चेंज हो गई है, नया। और उसके अनुसार अब ये नई चीजें आ गई है। ठीक है, नई चीजें में आपको यही पढ़ना है, आपको सी ध्यान रखना है और बी सी ध्यान रखना है। ए डी बी सी सी ये आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सी तो किसे कहते हैं, जो ईसा के जन्म के बाद की घटना है। और बीसी किसे कहते हैं, ईसा के जन्म की पहले की घटना है। उसकी इसी कड़ी को हमने देखते 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 कल हमने क्या पता लगाया था कि गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। ठीक है, उनका जन्म ईसा मसीह के पहले हुआ था। सामान्य संवत पूर्व जिसे बीसी बोला था, तो 560 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म को हम शून्य मानते हैं और गौतम बुद्ध का जन्म हम ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का मानते हैं। और वर्तमान में कौन सा चल रहा है सन, सीई चल रहा है। सीई मतलब 2001 से 2099, जिसे हम क्या बोलते हैं, 21वीं सदी। सदी और सहस्त्राब्दी बता दिए थे मैं। दशक तो क्या था, 10 वर्षों का समय। और सदी क्या थी, सदी थी क्या, 100 वर्षों का समय। और सहस्त्राब्दी क्या थी, सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का समय। ये तीनों बात भी हमने, सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का समय, तीनों हमने पढ़ लिया था। अब हम आज प्रारंभ करेंगे इतिहास के स्रोत क्या क्या है। इतिहास के स्रोत क्या क्या है, इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत से हम सबसे पहले देखिए साइड में, इतिहास के स्रोत कोई स्थान, कोई व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इतिहास के स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, कोई स्थान। स्थान का मतलब पता है आपको, कोई जगह। ठीक है, कोई स्थान, कोई भी व्यक्ति या कोई भी उसके द्वारा लिखा गया लेख जो हमें आज प्राप्त होता है। अथवा कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम अतीत यानी हमारी पिछली घटनाओं कि किसी घटना अथवा कालखंड, एक घटना का मतलब एक कोई ऐसी घटना घटी थी, कालखंड इतने समय से इतने समय तक ये घटनाएं घटी थी। ठीक है, उसके बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इतिहास के स्रोत। क्या आप अपने माता एवं पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए, उनके नामों का पता लगाइए, उनके जीवन यापन के लिए वो क्या करते थे। आपके दादा पापा ये आपको कहानी सुनाते होंगे कि हमारे दादा ऐसा करते थे, ऐसा काम था हमारा, ये हमारी खेती थी, हम ये काम करते थे, ये जमींदार थे, ये थे। तो वो सब क्या है, हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त मिल रही है। और स्रोत क्या है,
स्रोत जो आपको ये जानकारी दे रहा है, मतलब ये जानकारी बता रहा है। तो इतिहास में स्रोत क्या है, इसने बोला ना, कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी वस्तु, या मान लीजिए एक कोई आपके घर में कोई आपके दादा परदादा की आपको पेटी या कोई ऐसा सामान प्राप्त हुआ जिसके बारे में जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि हमने ये कार्य किया था, हमारी ये जमीन है, हम इस तरह खेती करते थे। तो वो स्रोत यानी आपको वो पेटी से उनके अंदर लिखा हुआ है ना वंशावली, उससे प्राप्त हो रहा है। या फिर आपको पुराने आपके गांव में पुरानी आपकी चीजें प्राप्त हो रही है, जैसे कि उस तरीके के हल थे, ठीक है, उस तरीके की कोई सामान था, फसल काटने के थे, तो आपको आप अंदाजा लगा रहे हो कि इस तरीके से खेती की जाती थी। तो आपको ये सारी चीजें जो प्राप्त हो रही है ना, वही जानकारी स्रोत है, वो आपके पर्सनली है, ठीक है, वो आपके पर्सनली है। और वही चीजें जब पूरे एक विशेष रूप से पाई जाती है, एक विशेष समाज के रूप में पाई जाती है, तो उसका अध्ययन हम सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो इतिहास में हम सब इन्हीं चीजों का अध्ययन करते थे। ये आपको लिस्ट बना लेना आपकी, ठीक है, ये आपकी लिस्ट बना लेना आप घर पे जाके आपकी। आपने अपने परिवार के अतीत के संबंध में जानकारियां कैसे प्राप्त की? इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए क्या आपने छाया चित्र, डायरी, पहचान पत्र आदि का उपयोग किया, या केवल आप अपने माता पिता से संबंधित उनकी स्मृतियां, उनके याद है, उन पर निर्भर करते हैं? देखिए, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्के अथवा वस्त्र, आभूषण या बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों को किस प्रकार की सूचना एकत्रित कर सकते हैं? प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है। वह चित्रखंड पहेली जिक्सा के हिस्से की तरह होती है। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं, वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती है। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोत से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं, अर्थात सब कुछ ही पता चल जाए ऐसा संभव नहीं है। इतिहास में कुछ इससे कुछ चीजें, आपके माता पिता को भी सब कुछ याद नहीं होगा, आपके दादा दादी को भी मुख्य मुख्य घटनाएं याद होंगी, सब कुछ याद नहीं होगा। आपको जो वस्तुएं प्राप्त हुई ना, वो भी एकदम आपकी ये नहीं कि 100% जो थी वो सारी की सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हो गई होगी, नहीं, कुछ तो मिसिंग होगा, कुछ तो गायब होगा। अब ये जो एक छोटी सी आपके सामने ये सीरीज से दिख रही है ना आपको, ये ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले सबसे पहले इसको समझिए। ये पॉइंट है सबसे पहले इतिहास के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या हो गया वो तो पता चल गया। इतिहास के स्रोत, इसके बारे में आगे दे रखा है क्या कि मैं आपको यही समझाऊं? नहीं, इसके बारे में आगे नहीं है, मैं आपको यही समझाता हूँ। इस चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आपको। देखिए, इतिहास के स्रोत, उसमें क्या क्या स्रोत है? एक तरफ है साहित्यिक स्रोत, एक तरफ है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, एक तरफ साहित्यिक स्रोत है, एक तरफ पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक का मतलब कोई ऐसी मानव निर्मित वस्तुएं या कोई ऐसे स्थान, कोई ऐसी चीजें जो हमें पुराने इतिहास के समय की जानकारी देती है, और वह संरचनात्मक होगी। संरचनात्मक का मतलब होता है कि उसका निर्माण किया गया होगा, उसकी आकृति बनाई गई होगी, जो आकृति के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे अब सीधी सरल भाषा में समझ लीजिए कि पुरातात्विक स्रोत में जो संरचना है, यानी कि जो निर्माण है, उसमें क्या होता है, किसी का स्मारक। स्मारक मतलब किसी की याद में, कोई पुराना राजा महाराजा है, उसकी याद में कोई स्मारक बना दिया। जैसे हमारे जो फौजी भाई है, ये समझिए, अभी वर्तमान में समझ लीजिए, हमारे जो फौजी भाई है, वो जहां अधिकतर शहीद होते हैं, तो उनके गांव में उनका स्मारक बना दिया जाता है। तो उनके गांव में स्मारक बना दिया जाता है, तो क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि अभी तो हमको पता है, हमने सोशल मीडिया से देख लिया, सब कुछ देख लिया कि ये फौजी भाई हमारे गांव का शहीद हुआ था। लेकिन आने वाले समय में जब उस स्मारक को लोग देखेंगे, जब हम नहीं रहेंगे, हमारे बाद लोग आएंगे, उस स्मारक को देखेंगे, या बाहर से आने वाले लोग भी उस स्मारक को देखेंगे, तो पता चलेगा कि यह गांव वीरों का है, यहाँ ये फौजी भाई शहीद हुआ था। तो स्मारक में प्राचीन समय में भी जो स्मारक बनाए जाते थे, कोई व्यक्ति विशेष काम कर दिया है, किसी के बारे में कोई जानकारी देने के लिए स्मारक बना दिया जाता है। उसी तरह टीला, ठीक है, ये सब चीजें किसमें प्राप्त होती? स्मारक में। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है कि साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि हमें
साहित्य यानी लिखित रूप में प्राप्त होने वाले इतिहास के स्रोत। अब साहित्य स्रोत को दो भागों में बांटा है। एक एक साहित्य स्रोत है भारतीय साहित्य, और दूसरा साहित्य कौन सा है? विदेशी साहित्य। एक कौन सा स्रोत है? भारतीय साहित्य। एक कौन सा स्रोत है? विदेशी साहित्य है। तो भारतीय साहित्य की बात करें तो सबसे पहले है वेद एवं इतिहास। वेदों का नाम तो बताओ किसने नहीं सुना? हमारे जो प्रमुख ग्रंथ, बहुत प्राचीन जो ग्रंथ हैं, वेद, ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, बहुत प्राचीन वेद हैं, उनके बारे में एवं इतिहास के बारे में हमें जहां भी लिखा हुआ मिलता है, भारतीय इतिहास या भारतीय लेखकों द्वारा जो भी लिखा हुआ मिलता है, जिसमें जिनको लिखने में भारतीयों का योगदान है, भारतीय विदेशी भी लिखे हुए तो भारत के लिए ही होते हैं, लेकिन किसके द्वारा लिखे होते हैं? विदेशी नागरिक या विदेशी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए होते हैं विदेशी विवरण। और भारतीय साहित्य क्या होते हैं? लिखे हुए भारतीयों के लिए ही होते हैं, उसमें जानकारी भारतीयों की, हम भारतीयों की प्राप्त होती है, लेकिन उनको लिखा किसने है? अब हमारे भारतीय पूर्वजों ने ही। तो वेद एवं इतिहास भारतीयों ने लिखे। बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे नाटक मिल लिखे गए हैं जिनमें हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मजा आता है सब्जेक्ट को पढ़ने में। इसको आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में आओगे ना, मजा आएगा सब्जेक्ट को पढ़ने में। ऐतिहासिक लेख, प्राचीन समय में किसी राजा महाराजा या किसी वीरोचित व्यक्ति के लिए कोई लेख लिखा गया हो, कहानियां लिखी गई हो, ठीक है, बहुत सारी कहानियां। मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा राजस्थान इतिहास, उसमें आपको जब पढ़ेंगे जब आपको मजा आएगा, और ये सारी चीजें आपको जब समझ में आएंगी, क्योंकि वो कहानियों के ऊपर है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख भी इसी भारतीय साहित्य में आता है। विदेशी साहित्य में क्या होता है? एक तो ऐतिहासिक वृत्तांत, यानी कि कोई शासक ने यहाँ शासक किया है, शासन किया है, उसने इतिहास, विदेशी शासन ने, तो उसने यहाँ का ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है, या फिर किसी व्यक्ति ने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। और एक होता है यात्रा वृत्तांत, अर्थात कोई यहाँ पे यात्रा करने के लिए आया, जैसे आपने समझिए कि आपने कहीं की यात्रा की, नीचे साउथ की, तमिलनाडु साइड की आपने यात्रा की, तो आपने उसको एक डायरी में लिखा कि मैंने वहां वहां ये देखा, वहां का कल्चर ऐसा है, वहां का पहनावा ऐसा है, आप तो आके बताते हो, ठीक है, वो भी एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। लेकिन जिसको आप अगर लिखित में कर दो तो यात्रा वृत्तांत हो जाता है। अब इतिहास के स्रोत में एक स्रोत और प्राप्त होता है, शिलालेख, ठीक है। शिलालेख का मतलब अभी बहुत बड़ी परिभाषा है, बहुत समझने वाली परिभाषा है, छोटे बच्चों के लिए लिखा है कि भाटों पे, अर्थात पत्थरों पे किसी के लेख की प्राप्ति होना, मतलब पत्थरों पे कोई व्यक्ति लिख गया, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे सर्वाधिक शिलालेख अशोक के प्राप्त होते हैं, तो अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पत्थरों पे लिखे गए लेख, पत्थरों पे लिखे गए लेख, या इसके अलावा वे लेख जो प्राचीन समय से किसी कठोर सतह पर लिख दिए गए हों और वर्तमान समय में वे हमें जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे पांडुलिपि हो गया, ताम्रपत्र और सिक्के वगैरह हो गए, इनसे भी तो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा इतिहास की जानकारी के स्रोत मौखिक स्रोत भी है। यार आप सुनते भी तो हो, भाई सुनते भी तो हो आप, कहानियां, वृतांत, ऐसी चीजें सुनते भी तो, आपको लोग सुनाते भी तो है, तो वंशावलियां सुनाते हैं कई राजस्थान में भी कई ऐसी जातियां हैं जो लोक साहित्य या कहानी कथा के माध्यम से पुरानी कहानी कथा हमें सुनाते हैं, हमें हमारे इतिहास से समझाते हैं कि प्राचीन समय में ऐसा राजा था, उसकी इसने ये युद्ध किया था। तो कहानियां वंशावली के रूप में और लोक साहित्य के रूप में भी तो हमें पता चलता है। उसके अलावा एक स्रोत और है इतिहास का, वो है कलात्मक स्रोत। कलात्मक का स्रोत मतलब कोई व्यक्ति हमें कला के माध्यम से हमारे इतिहास के बारे में समझा रहा हो, जैसे चित्रकला के बारे में, मूर्ति कला, पट्टिका पैनल, अर्थात चित्रकला या मूर्ति पत्थरों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही हो, किसी की मूर्ति प्राप्त हुई हो तो हमें पता चल रहा है, किसी की चित्रकला से किसी का चित्र प्राप्त हुआ, किसी गुफा में हमें चित्र बना हुआ प्राप्त मिला कि प्राचीन समय में ऐसे मानव रहता था, ऐसे शिकार करता था, इस तरह का कार्य करता था। तो ये सारी चीजें भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है। अब एक इंपॉर्टेंट उत्खनन, सबसे इंपॉर्टेंट उत्खनन, उत्खनन में ही हमें पता चलता है कि मानव, पशु, पौधों के अवशेष, यानी कि खोदने का कार्य, उत्खनन में ही मानव, जानवर, पौधे आदि के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। उपकरण एवं हथियार भी हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं। मूर्तियां, कुछ मूर्तियां, आभूषण प्राप्त हो जाते हैं। मृद भांड एवं खिलौने यानी मिट्टी के बर्तन कुछ उत्खनन में खोदने पे प्राप्त होते हैं।
निवास स्थान और समाधान, ये सब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा कि ये भी इतिहास के स्रोत हैं, इनके बारे में भी उत्खनन से हमें प्राप्त होता है। तो ये सब इतिहास के स्रोत हैं। आपको इस चित्र को ऐसे कैसे एज इट इज अपने इतिहास प्रारंभ होने से पहले आपको इस चित्र को बना लेना है। ऐसे कैसे, जब आप इतिहास के नोट्स बनाओ, इतिहास की इतनी बड़ी बुक को एक छोटी सी लाइनर में मैंने अंडरलाइन करवाया, उसको आप जब नोट्स करो तो इन सब चीजों को आपको याद रख लेना है। आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इतिहासकार क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है। ऐसा व्यक्ति जो अतीत का प्राचीन समय का अध्ययन करता है एवं उसके बारे में लिखता है, वह क्या है? इतिहासकार। ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है, वह क्या है? इतिहासकार। अध्ययन मतलब पढ़ना। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी शब्द आगे आएगा, इसको अपन देखते हैं, पहले यहाँ तक पढ़िए। पृष्ठ संख्या 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत एवं संबंधित चित्र को देखिए। इतिहास के प्रमुख स्रोत को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सबको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये नहीं है कि किसी एक स्रोत को पकड़ के बैठ गए उसी से इतिहासकार पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा है, ऐसा नहीं है। वह अलग अलग स्रोतों से जितनी जानकारी हो सके जानकारी एकत्र करता है और फिर आपको बताता है। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड पहली में जिक्सा के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं। जैसे किसी सन के राजा के पत्थर पे लिखा हुआ हमें शिलालेख मिल गया कि उस सन में वह राजा था और उसने उस प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब वहीं पे हमको उत्खनन में सिक्के भी प्राप्त हो गए और सिक्कों के नीचे सन भी अंकित है, तो उसने एक दूसरे की पुष्टि कर दी ना कि सन उस सन में उस राजा था, तो वो सिक्के प्राप्त हुए उस बात के लिए, और उसमें शिलालेख में भी लिखा गया है कि उस सन में वो राजा था और उसने वो सिक्के चलाए थे। तो इन दोनों की पुष्टि कर देते हैं, पुष्टि का मतलब सही ठहरा देते हैं, कई बार दोनों का विरोध भी कर देते हैं, एक दूसरे की सूचना। चित्रखंड पहली जिक्सा के टुकड़े मेल नहीं खाते, ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किसी स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। अर्थात इतिहासकार सब जगह से स्रोत एकत्र करके हमें उस तथ्य की पुष्टि करके यह बताने का कार्य करते हैं कि यह घटना इस समय घटित हुई थी। इतिहास के सभी स्रोत में कौन योगदान देता है? इतिहासकार के साथ ही पुरातत्व विज्ञान, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, हमने देखा था ना पहले, साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ आदि अपना योगदान देते हैं। पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री मतलब जो पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञानी जो कोई व्यक्ति ऐसा पता लगा रहा है कि प्राचीन समय में मानव ऐसा रहता था, तो उसकी जानकारी में वो इतिहासकार की मदद करते हैं। साथ में साहित्य भाषा, यानी कि किसी उस पे शिलालेख पे कोई भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में वो जो भाषा के बारे में पढ़ा हुआ व्यक्ति है, भाषा विशेषज्ञ है, वो अपना योगदान देके बताता है कि भाई इस शिलालेख पे ये लिखा गया है। साथ ही पिछले 50 वर्ष के वैज्ञानिक अध्ययनों के इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक योगदान देता है। उदाहरण के लिए प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री, रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन का एक नया दृष्टिकोण दिया है। आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधे, जानवरों और मनुष्य की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। आनुवांशिकी का अर्थ है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी कि जीव विज्ञान में जब किसी पौधे, जानवर या मनुष्य के कुछ विशेषताएं या कुछ गुण उसकी एक पीढ़ी से, जैसे उसके पिता से उसके बेटे में, उसके बेटे से फिर उसके बेटे में उसके कुछ गुण पहुंचते हैं, वही आनुवंशिकी होता है। जब पढ़ेंगे ना साइंस तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा आनुवंशिकी। जिससे एक पूरक स्रोत प्राप्त हुए, साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास साधारणतः जिसका अर्थ पिछले 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास रहा है, शताब्दी मतलब पिछले 200 या 300 सालों का जो इतिहास है उसका अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। प्राचीन समय के समाचार पत्र पिछले कुछ दशकों में अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट का उपयोग किया था।
अब ऐसे मत बोलना कि प्राचीन समय में टीवी नहीं थी कि समाचार नहीं थे, समाचार ये 100-200 साल पुरानी घटना है, वहां के समाचार पत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। और टीवी इंटरनेट वो तो अब की सदी का चला हुआ है। तो अब हम इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है, हमारे वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि इतिहास की जानकारी के स्रोत समाचार पत्र भी है, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट भी है। वर्तमान में हमें इतिहास की जानकारी के स्रोत टीवी, इंटरनेट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक भी है, क्योंकि आप यहीं से भी तो इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हो। आइए पता लगाते हैं चित्र के जो संबंधित सम्मुख दिए गए हैं उसके बारे में। अब आपको 3 चीजें लिख रही है, ये किसी का सिक्का है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये मूर्ति कला है उसके बारे में लिखना है, और यह चिन्ह आपको पता होना चाहिए, चिन्ह क्या है, यह चिन्ह क्या है आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चिन्ह है ये। एक चित्र को देखिए, देखिए एक व्यक्ति है, देखिए किस प्रकार बच्चे हैं, ये देखिए ये एक व्यक्ति देखो कुछ चित्र सा बना रहा है, ठीक है। ये कुछ खाने वाने का काम कर रहे हैं, देखो कुछ आग वाग जला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खाने वाने की चीजें कर रहे हैं। देखो ये व्यक्ति देखो आग जला रहा है, आग में कुछ भून रहा है, और ये महिला के साथ देखो बच्चा है, ठीक है, ये कुछ काम कर रहे हैं। तो ये किसके बारे में दर्शाता है, हमें क्या दिखाता है, ये किसके विषय में बताता है हमें, ये हमें बताता है आदि मानव के विषय में, प्राचीन से प्राचीन समय में जो मानव रहता था उसके बारे में हमें बताता है ये चित्र। ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय के आरंभिक मानव संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए, आप इनकी पहचान कर सकते हैं, तो विवरण कीजिए। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो प्राचीन से प्राचीन समय का मानव है उसे प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियां अथवा समूह में रहते थे। उनका मुख्य काम क्या था, आखेट यानी कि शिकार करना, खाद्य संग्रह यानी भोजन इकट्ठा करना, एवं भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहना। अर्थात प्राचीन समय में मानव था, उसके पास ऐसे आज के बंगलो टाइप के घर तो थे नहीं, तो वह क्या करता था, गुफाओं के अंदर रहता था, और एक साथ एकत्र क्यों रहता था, एक दूसरे की मदद करने के लिए, ठीक है। साथ में उसका एक ही काम था, अपना काम था भोजन इकट्ठा करना, खाना इकट्ठा करना, आप खेती करता नहीं था। आज की तरह स्विगी और जैसे ये आपकी फूड डिलीवरी ऐप है, वैसे ऐप तो थे नहीं कि आदि मानव ने सीधा फोन मिलाया, ऑर्डर किया और सीधा घर पे, ऐसा तो था नहीं। रहने की व्यवस्था नहीं है, जाओ सीधा होटल में रूम बुक किया, ऐसा तो है नहीं। तो पहले क्या था, वह खाने की व्यवस्था भी खुद करता था, और इसका अर्थ यह है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फलों का संग्रह कर आखेट पर निर्भर थे। अर्थात खाने के लिए किस पर निर्भर थे, आखेट शिकार पर निर्भर थे, शिकार करके खाते थे। और जिस फल के जो पेड़ पौधे रहते थे, जिसमें फल लगते थे, उनको इकट्ठा करते थे, उनका यही काम था। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे, संभवतः उनके मरणोपरांत, मरने के बाद, मरणोपरांत का मतलब होता है जीवन के, मृत्यु के बाद का जीवन को लेकर कुछ धारणाएं थी। यह समूह अस्थायी शिविरों, अस्थायी मतलब जो परमानेंट नहीं है, गैर परमानेंट जो शिविर है, शैलाश्रय तथा गुफाओं में रहते थे, एक दूसरे से जिन भाषा में संवाद करते थे वे लुप्त हो चुकी है, मतलब उनके साथ ही जा चुकी है उनकी भाषा। देख लो अभी भी जंगलों में मूवी में दिखाते हैं वो झिंगालाला वो कर करके। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया था, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियां, पत्थर की कुल्हाड़ियां, क्योंकि पहले उनको लोहे से बनाने का थोड़ी पता था, पत्थर मिला था, पत्थर की उन्नत, मतलब जैसे समझिए कि कोई जानवर था, उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया, तो उन्होंने उठा के पत्थर मार दिया उसके ऊपर। अब उस टाइम उनके पास था नहीं कुछ, तो उन्होंने देखा कि जानवर पत्थर से आसानी से मारा जा सकता है, तो उन्होंने उसी तरह के हथियार बना लिए पत्थर से। उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों के निर्माण में उनके जीवन को सरल बना दिया। अब उसके बाद में उन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ियां बनाई, नुकीले तीर बनाई, अन्य उपकरण बना लिए पत्थर के। उसके बाद में संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्र उनके विविध जीवन के विविध आयाम दिखाते हैं। अब उन्होंने जो देखा उसी को चित्र बना दिया। उन्होंने देखा कि कोई जानवर जा रहा था, उसका शिकार ऐसे किया था, तो उसका चित्र बना दिया उन्होंने गुफा के अंदर। टाले बैठे इंसान क्या करे, यही काम तो करता था, तो उन्होंने चित्र बना दिया गुफा के अंदर। गुफा के अंदर बैठे बैठे उन्होंने चित्र बना दिया, और वही आज हमें इतिहास की जानकारी देते हैं वो चित्र, कि आदि मानव इस प्रकार से शिकार करता था, इस तरह फलों का आश्रय करता था। शुरुआत में उन्होंने पत्थर के हथियार बनाए, फिर धीरे धीरे करके उन्हें अन्य धातु के हथियार में परिवर्तित कर दिया।
कुछ चित्र साधारण आकृति के प्रतीक थे, अन्य चित्र अधिक विस्तृत थे। उनमें पशुओं मानवों के दृश्य थे। साथ साथ आदि मानव ने पत्थर व मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेडेंट आदि साधारण आभूषण बना लिए थे, और कभी कभी वे दूसरे समूह के साथ इनका आदान प्रदान भी करते थे। अर्थात जानवर को मार लिया, खा लिया, दांत बच गए, उसके आभूषण बना लिए भैया। उसके आभूषण मतलब उसकी माला बना ली, पहन के घूम रहे हैं कि देखो क्या शानदार चीज मिली आज। तो उसी की चित्र बना दिए और भैया उससे समय प्राप्त हो रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं कि देखो क्या शानदार चीज मिली है आज। देखो आज देखो लंबे लंबे दो दांत आगे लटक रहे हैं, दो दांत पीछे लटक रहे हैं, बढ़िया शानदार चीज मिली है। देखो आज मत कर लेना इस तरीके से, वरना जेल में जाओगे। हैं, आज तो प्रतिबंध है, जानवरों का शिकार करना प्रतिबंध है, और जानवरों को मारना तक प्रतिबंध है। नहीं मारना चाहिए जानवरों को, वैसे भी नहीं मारना चाहिए मानवता के नाते भी। तो आदि मानव का तो कार्य यही था, खाने के लिए उपयोग करते थे उनको। ठीक है, पहली उपज। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी। अच्छा, इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिम का युग भी कहा जाता था। हिमयुग क्यों कहा जाता है? कि एक समय पृथ्वी पर अधिक मात्रा में, अभी तो कुछ भाग में अंटार्कटिका आर्कटिक में बर्फ जमती है, अभी तो कभी कभी अपने भारत में जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ती है, लेकिन प्राचीन समय में बहुत अधिक ठंड थी, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण नहीं था ना आपका। इस विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का मैंने बर्फ का कुछ भाग पिघल गया, और जिसके कारण नदियों में जल भराव हो गया और समुद्रों में नदियां समाप्त हो गई, समाहित हो गई। हिमयुग लगभग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक। अब आप ऐसे मत बोलना कि 1 लाख से 12,000 कैसे रहा। अरे तो भैया ये जीरो है, जीरो से उल्टे चलते 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 1,000, 1,000 से चल गए 12,000, और 12,000 से 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करते 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 1 लाख वर्ष पूरे हो गए। तो ऐसे ही तो पढ़ेंगे 1 लाख से 12,000 वर्ष। ये देखो साहब बर्फ का युग रहा आपका। इसके उपरांत मानव ने जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना, अनाज उगाना आरंभ कर दिया। अब बर्फ पिघली, नदियों के मार्ग से अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनी, तो मानव ने धीरे धीरे एक स्थान पर दूसरे स्थान पर बसना आरंभ किया और अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय बकरी आदि जानवर को घरेलू करण से आरंभ कर दिया। पहले तो गाय बकरी को वो पालते नहीं थे, पालते कहाँ थे भाई, जानवरों का पालन नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गाय बकरी से हमें दूध की प्राप्ति होती है, उस दूध से हम ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको तो परमानेंट बोले अपने पास ही रख लो। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार व संख्या में बढ़ गए। अब भोजन उपलब्ध हुआ तो धीरे धीरे समूह बने लोगों के, और समूह में रहने लगे, और समूह के बाद में ये आकार में बड़े समूह होने लगे। ये प्राय नदियों के किनारे बसने लगे थे, लेकिन एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं था। नदी के पास में बढ़ने का एक रीजन ये नहीं था बसने का कि सिर्फ आपको जल वहां मिलेगा, बल्कि वहां मृदा अधिक उपजाऊ थी और उगाने में, फसल उगाने में आसानी होती थी। आ गई ना बात, आ गई ना कि मृदा अधिक उपजाऊ थी, नदियों के किनारे मृदा अधिक उपजाऊ थी। अब पता चला है कि इतिहास से कि वर्तमान समय में गंगा के, जब हमने पिछला पढ़ा गंगा की मुहाने, गंगा की नदी किनारे इतने लोग कैसे रहते थे। ये देखिए मानव को देखिए, पहले तो बाटे फोड़ रहा था उधर, और अब देखिए कुछ व्यक्ति खेती कर रहे हैं, ये कन्या भी खेती कर रही है, और ये अपना अलग ही लकड़ियां चीर रहा है, ये कन्या खाना बना रही है। ये देखो, ये जानवरों को भेड़ बकरियां कुत्ते उत्ते पालने लग गए। ये छोटे छोटे दो बच्चे अपना काम आराम से कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई इनको करनी नहीं है, स्कूल स्कूल नहीं जा रहे। और ये देखो नदी, नदी के पास ही रह रहा है ना, क्योंकि यहाँ फसल उपजाऊ है। और बाद में आप देखोगे ना इतिहास में आगे की बहुत सारी सभ्यताएं नदी के किनारे क्यों पनपी थी, आपको आज ही पता चल गया क्यों पनपी थी नदी के किनारे सभ्यताएं। बहुत समय पहले तक बच्चों को ये नहीं पता था कि नदी के किनारे सभ्यता पनपने का क्या कारण था, और वो 6 क्लास की बुक में लिखा गया क्या कारण था, नदियों के किनारे सभ्यता पनपने का क्या कारण था। आइए विचार कीजिए। पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपयुक्त चित्र दोनों ही पुरुषों व महिलाओं की कुछ निश्चित भूमिकाओं को दर्शाता है, मतलब ये क्या काम कर रहे हैं वो दिखा रहा है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होता है, यानी कि आपको ये लग रहा है कि ये तो अपने अपने काम कर रहे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही हो और सभी परिस्थिति पे लागू नहीं होते थे। उदाहरण के लिए दो हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्र हो सकते हैं, पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल करने में मदद की हो। अच्छा, ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि महिलाएं खाना बनाएंगी, यहाँ पे ये है कि महिलाएं खाना बनाएंगी और पुरुष काम करेंगे, यहाँ कंफर्म नहीं है।
दोनों ही परिभाषा हो सकती है कि ये महिलाएं काम कर रही है और पुरुष खेती घर के बच्चों को पाल रहे हो। ऐसी भूमिका एवं परिस्थितियां विचार करने के लिए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि उस समय की केवल सीमित सूचनाएं प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें वीडियो बना के ब्लॉग बना के डाल दिया कि भैया देखो आज हम ये काम कर रहे हैं, आज हम खाना बना रहे हैं, आज हम बच्चों को ये खिला रहे हैं। ऐसा ब्लॉगिंग तो होती नहीं थी आज के समय की जैसे। तो सीमित संसाधन है कि वो कुछ चित्र और कुछ चीजें प्राप्त होती है जिनसे आपको पता चल जाएगा कि क्या कार्य करते थे। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया, सरदार अथवा मुखिया के लोग कल्याण के उत्तरदायी हो गए। अर्थात समाज तो थे ही, लोग एकत्र रहते थे, उनमें से उन्होंने एक सरदार बना दिया। और सरदार का मुख्य कार्य क्या रह गया? जैसे वर्तमान में सरकार का मुख्य कार्य या सरदार का मुख्य कार्य हुआ करता था, सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे, मतलब आपसी लोगों का कल्याण करने के लिए। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व के भाव नहीं थे और सभी सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी, मतलब खेती की जाती थी। ऐसे नहीं कि भाई अपना अपना पेट भर लिया, नहीं, खेती उस हिसाब से होगी कि प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक लोग को खाना मिलना चाहिए। खाना बना है तो प्रत्येक समुदाय के लोगों को खाना मिलना चाहिए। अगर आज बर्फी बनी है, मजाक कर रहा हूँ, अगर आज बर्फी है तो सब में बटेगी, केक है तो सब में बटेगा, ये नहीं कि खुद बना बना के खा लिए, ऐसा नहीं होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली किसे कहते हैं? उपग्राम को, बड़े गांव में परिवर्तित हो गए। भाई समुदाय में छोटे छोटे गांव के रूप में लोग रहते थे, तो वह बड़े गांव में रूप में बन गए, क्योंकि लोग एकत्र होते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, और जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, मतलब एक दूसरे को देने लगे। भाई तुम ये ले लो, तुम्हारे ये उत्पादित हुआ है, हमको ये दे दो। धीरे धीरे गांव में संप्रेषण एवं आवागमन का तकनीक तंत्र विकसित हुआ और कुछ कस्बों में परिवर्तित हो गए। गांव किसमें परिवर्तित हो गए? कस्बों में। उदाहरण के लिए मृद भांड, मिट्टी की अन्य वस्तुओं बनाने के लिए धातुओं का उपयोग, तांबा, फिर लोहा तकनीक का आगमन हुआ और टिकाई उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, आभूषण बनना सरल हो गया। मतलब कि धीरे 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 मानव का विकास हो रहा है। पहले वो जहाँ पत्थर के हथियार बनाता था, अब वो तांबा और लोहे के जैसे धातुओं के हथियार बनने लग गया, नई नई तकनीकें आने लग गई, नए नए बर्तन मर्द भांड बनाने लग गए, और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपयोग के कारण और आभूषण नया नया बनाना उनके लिए सरल हो गया। इस अध्याय 6 में आप देखेंगे कि किस तरह सभ्यता के उदय में योगदान हुआ, और यहीं से जो कस्बे में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए थे, ये सब चीजें यही सभ्यता बनी थी आगे जाके। मानव सभ्यता के विकास में प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियां थी। इस दौरान कुछ कठिन पल भी आए, जब पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता लुप्त हो सकती थी। हम आदि मानव के बारे में नहीं जान पाएंगे, जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज अस्तित्व हमारा संभव हो पाया है। मतलब हमारे मानव इतिहास को बचाने में किस प्रकार मदद की है, क्योंकि पहले अगर एक तूफान आ जाता था, एक बाढ़ आ जाती तो पूरी पूरी सभ्यता खत्म होने का खतरा रहता था, क्योंकि है नहीं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता था। कोई भी प्राकृतिक आपदा पूरी मानव सभ्यता को समाप्त करने के एक छोटा सा क्या बड़ा सा कारण बन सकती थी। कल्याण का अर्थ क्या होता है? कल्याण का अर्थ होता है स्वास्थ्य, का अर्थ होता है स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई। पल्ली का अर्थ क्या होता है? एक छोटी बस्ती अथवा छोटा सा गांव, जिसे पल्ली का। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले देख लीजिए, हमने हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया है। समय रेखा की अवधारणा के अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। समय की गणना की विविध विधियां हमने देखी है, वर्ष देखे, दशक देखे, शताब्दी देखी, सहस्त्राब्दी देखी। इतिहास के विभिन्न स्रोत हमने देखे, ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में, उनका पुनर्निर्माण करने में किस प्रकार सहायक होते हैं, ये हमने देखा। हमने प्रारंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल हो गया है। अब ये प्रश्न है, ठीक है, इनके आपको अभ्यास करना है। इन प्रश्नों का मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अभी हम कहां पहुंचे हैं। देखिए सबसे पहले हमने भूगोल पढ़ा था, और अब हम इतिहास। भूगोल में हमने 3 बातें पढ़ ली, ठीक है। इतिहास में हमने प्रारंभ किया है स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। क्या प्रारंभ किया है? ऐतिहासिक स्रोत। अभ्यास करवाऊं क्या क्वेश्चनों का? देख लीजिए, चलो करवा देता हूं अभ्यास। इस परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोत का उपयोग करते हुए परिवार, गांव में रहने वाले, गांव इतिहास के लिखिए और समग्र, ये आपको छोड़ दो। क्या हम इतिहास की तुलना जासूस से कर सकते हैं? अपने उत्तर का समर्थन दी। इतिहासकारों की तुलना जासूस से कर सकते हैं कि जासूसों से? हैं, सोच के बताओ। तिथियां तो मैं देखो, समय रेखा पर लिखित तिथियों के कालक्रम पे लगाइए। समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों के, समय एक रेखा खींचनी है आपको, उसको 0 कर दिया यहाँ पे, और
323 सामान्य संवत, 323 सामान्य संवत और 323 सामान्य संवत पूर्व। तो 323 सामान्य संवत पूर्व तो यहाँ आएगा, सामान्य संवत पूर्व, और 323 सामान्य संवत यहाँ आएगा। 100 सामान्य संवत और 100 सामान्य संवत पूर्व, यहाँ 300 है तो 100 यहीं आएगा आपके पास, पहले ही तो आएगा, दोनों 100 यहाँ आएंगे। सामान्य संवत तो यहाँ आएगा 100 सामान्य संवत, और 100 सामान्य संवत पूर्व यहाँ आएगा। 1900 सामान्य संवत पूर्व और 1090 सामान्य संवत, 1090 सामान्य संवत आगे आएगा, और 1900 सामान्य संवत, 1900 सामान्य संवत पूर्व इधर आएगा, 1090 इधर आएगा, और 2024 सामान्य संवत ये आएगा। 2024 सामान्य संवत तो भैया अभी पिछले गए हैं ना, 2024, 25, 26। यदि चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व हुआ है तो बताइए किस शताब्दी में हुआ था, उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पूर्व हुआ था। अब आपको इसको पीछे लाना है, ठीक है, इसका आंसर तो आपको खुद को ढूंढ के लाना है। झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ, उनका संबंध किस शताब्दी से और भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ था। अब इन दोनों के लिए एक तो 320 और 1828, 320 तो सामान्य संवत पूर्व है और 1828 सामान्य संवत है।